हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे इंडियन पॉलिटी का। देन आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो टॉपिक डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का संवैधानिक विकास। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पूरे के पूरे भारत के संवैधानिक विकास को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1773 से लेकर 1857 तक कंपनी रूल, और 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल। कहने का मतलब कि 1773 से लेकर 1857 के बीच में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी भारत के अंदर, उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी है वो हमारे देश के अंदर रूल करेगी। ठीक है, तो अब पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कंपनी रूल देन क्राउन रूल। अब इसके बाद होता क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक एक्ट पारित कर भेजा जाता है 1773 में, जो कहलाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। अब ऐसा ही होगा कि हर 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद एक एक एक्ट पारित कर भेजा जाएगा, एक एक एक्ट को पास कर भेजा जाएगा ब्रिटेन से, जो भारतीयों के लिए भी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी होगा। तो सबसे पहले जो एक्ट आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसके तहत हुआ क्या था? सबसे पहला काम जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ वो ये था कि देखो बेटा, ऐसा था कि अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक चला रहे थे। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक चला रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करती है और कहती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक नहीं बल्कि वे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे, जिनको अपॉइंट करके हम ब्रिटेन से भेजेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है जो मैंने बताया आपको अभी, कि पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर करा और कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक नहीं बल्कि वे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे, जिनको हम अपॉइंट करके ब्रिटेन से भेजेंगे। सेकेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए 20 वर्षों के ट्रेडिंग राइट प्राप्त हुए या व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए। तो सबसे पहले लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी got the trading right for 20 years। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के 20 वर्षों के व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो चुके थे। देन थर्ड पॉइंट, उसके बाद कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीसरा काम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 24 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया। जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वही संभालेंगे जो ब्रिटेन वहां से बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को बनाकर भेजेगी। तो ऐसा ही हुआ कि 24 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया। 24 बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स were appointed in East India Company। और जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। ठीक, नोट करेंगे। देन उसके बाद क्या होता है? हम सब जानते हैं कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसियों में व्यापार किया करती थी। कौन कौन सी थी वो हमारी? बंगाल, मद्रास
और बम्बर। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वॉरेन हॉस्टिंग्स, हम सब जानते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था, वॉरेन हॉस्टिंग्स था। तो अब ऐसा कर दिया गया कि जो वॉरेन हॉस्टिंग्स की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उन दोनों को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। देन उसके बाद बंगाल के गवर्नर की शक्ति को बढ़ाकर उसको बंगाल का गवर्नर नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लिखेंगे 4th पॉइंट, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन बना दिया गया? वॉरेन हॉस्टिंग्स। ठीक, नोट करो। तो अब हुआ क्या कि जब वॉरेन हॉस्टिंग्स को सबसे पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया दिन 1774 भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और कहां पर हुई? कोलकाता में। तो लिखेंगे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट was established in 1774। ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट was established in 1774 in कोलकाता। भारत के अंदर सबसे पहली जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई वो कहां पर हुई? कोलकाता में हुई। जिसका जो चीफ जस्टिस, जिसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया था। लिखेंगे whose chief justice was made Lord Elijah Impey। ठीक, और इसके 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए थे, उनके भी नाम लिख लेंगे। 3 अदर जजेस कौन बनाए गए थे? लिखेंगे लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर, देन लॉर्ड लैम्स्टर। ठीक है, इन तीनों को 3 जजेस बना दिया गया। देन इसका जो चीफ जस्टिस बनाया गया वो लॉर्ड एलिजा इम्पे को बना दिया गया। कहने का मतलब अब भारत के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों की स्थापना हो चुकी थी। भारत के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ने काम करना शुरू कर दिया था। हम सब जानते हैं कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का जो अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया था? वॉरेन हॉस्टिंग्स। और हेड ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका का जो अध्यक्ष था वो कौन बनाया गया था? लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे नोट करेंगे। तो अब हमारे देश के भारत के अंदर क्या हुआ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया, उनका कार्यकाल बता दिया गया। देन उसके बाद हमारा गवर्नर जनरल को स्टैब्लिश कर दिया गया कि गवर्नर जनरल कौन बनेगा। उसके बाद 1774 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया कोलकाता में। ठीक, उसके एक चीफ जस्टिस देन 3 अदर जजेस को बना दिया गया। देन आगे अब क्या होता है देखो, अब दिक्कत कहां पर होती है, ध्यान से सुनना बच्चों कि 1774 में जब लॉर्ड एलिजा इम्पे को चीफ जस्टिस बनाया गया तो हुआ ये कि वॉरेन हॉस्टिंग्स ने
लॉर्ड एलिजा इम्पे के साथ दोस्ती कर ली। फ्रेंडशिप हो गई दोनों की, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड एलिजा इम्पे की। फ्रेंडशिप इतना बॉन्ड इतना अच्छा हो गया दोनों का कि जो जो बातें वॉरेन हेस्टिंग्स कहता वही सारी बातें कौन मानता? लॉर्ड एलिजा इम्पे। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगा, वॉरेन हेस्टिंग्स अपने शक्तियों का मिसयूज करने लगा, क्योंकि वो किसी पर भी झूठा आरोप लगाकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजता और लॉर्ड एलिजा इम्पे से कहकर उन्हें फांसी की सजा सुनवा दिया करता। तो पूरी तरीके से जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था, अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा था, जो कि पूरी तरीके से इलीगल था। देखो, और इसी चीज का जो इनके अगेंस्ट थे, जो इनके विरोध में खड़े हुए थे, वो 3 लोग खड़े हुए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट, नंद कुमार। सेकंड, चैत सिंह। ये दोनों मीर कासिम के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। और थर्ड, घसीटी बेगम। ये मीर कासिम की मौसी हुआ करती थी। ये 3 लोग थे जिन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का विरोध करा और कहा कि वॉरेन हेस्टिंग्स अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स को इस बात का पता चला तो वॉरेन हेस्टिंग्स झल्ला गया, उसको गुस्सा आया। देन उसने भी इन्हीं के साथ भी यही काम करा कि इन तीनों पर झूठा आरोप लगाया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा। देन सुप्रीम कोर्ट में जज कौन था? चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे से कहकर इसको फांसी की सजा इन तीनों को 1784 में सुनवा दी गई। ठीक, जब 1784 में नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम को फांसी की सजा सुनवा दी गई, देन उसके बाद हुआ ये कि चारों तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स की आलोचनाएं स्टार्ट हो गई। शुरुआत हो गई कि भाई चारों तरफ वो जो वॉरेन हेस्टिंग्स की बुराइयां शुरू होने लग गई। ठीक है, चारों तरफ इसकी आलोचनाएं स्टार्ट हो गई। तो एक बार से नोट करो फटाफट जल्दी। देखो, हुआ ये कि फिर एक बार फिर से ये बात कहाँ पहुंच गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे ये बात पहुंची तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिसाइड करा और कहा कि ठीक है, हम एक जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो आगे से ऐसा ना करे, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए उन्होंने तुरंत एक और एक्ट को पारित करके या एक और एक्ट को पास करके भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो नोट करेंगे सबसे पहले इसे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। चलिए, जब एक और एक्ट बनाकर भेजा गया, कौन सा एक्ट था? वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नोट करेंगे। और ये बनाकर ही इसलिए भेजा गया था कि आगे से गवर्नर जनरल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। इसलिए इन्होंने तुरंत अगला एक्ट भेज दिया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके तहत हुआ क्या? सबसे पहला काम ये लिखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड were separated from the East India Company. कि प्रशासन को और व्यापार को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहला काम ही 1784 यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यही हुआ कि भारत के अंदर से या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर से प्रशासन और व्यापार को अलग अलग कर दिया गया। सेकंड काम, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर सेपरेटेड इन इंडिया। और सेकंड काम ये हुआ कि भारत के अंदर से कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अलग अलग कर दिया गया। और ये नियम बना दिया गया कि आगे से फ्यूचर में कभी भी ये दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगी। इसलिए आज तक ऐसा होता आया है कि कभी भी
जुडिशरी के कार्य में या फिर सुप्रीम कोर्ट के कार्य में संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और संसद के कार्य में जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। दोनों के दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहकर काम करती हैं। ठीक है, नोट करिए। हम सब जानते हैं क्योंकि वॉरेन हॉस्टिंग्स ने अपने अधिकारों का, अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करा, इसलिए इतिहास का इकलौता गवर्नर जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था वो कौन था? वॉरेन हॉस्टिंग्स। तो लिखेंगे वॉरेन हॉस्टिंग्स was impeached in 1785। 1785 में वॉरेन हॉस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लगा दिया गया और हम सब जानते हैं कि इम्पीचमेंट या महाभियोग कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करने की या हटाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। अब क्या होता है कि अब जैसे ही हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत के अंदर व्यापार करने के 20 साल के ट्रेडिंग राइट प्राप्त हुए थे, जैसे ही 20 साल समाप्त हुए तो फिर से ब्रिटिश पार्लियामेंट एक और एक्ट पारित करके भारत के अंदर भेजेगी, जो होगा हमारा 1793 का चार्टर एक्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो चार्टर एक्ट के ऊपर ही आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्टर एक्ट के पूरे की पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे चार्टर एक्ट के बारे में कि क्या इसके अंदर हुआ, क्यों ये एक्ट भेजा गया। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।